अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद मां सिटी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां था राजड़। नाज़रीन, असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में मुल्क अंदरि जेका दहशतगर्दी थी रही आहे उन हवाले सां डिस्कस कंदासूं। मुस्लिम लीग नून जी जेका नई हुकूमत आई आहे उन वटि हालांकि हुकूमत में अचण खां अॻु में हुननि पंहिंजी इलेक्शन जेका मुहिम हलाई उन में उन्हनि मुख़्तलिफ़ दावाऊं कयूं ऐं अॻूणी जेका हुकूमत हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उन ते तमामु घणी तनक़ीद बि उन्हनि जी हुई। गुज़िरियल 5 साल असां ॾिठो पार्लियामेंट में बार बार मुस्लिम लीग नून जेका अपोजिशन जी सभिनी खां वॾी पार्टी हुई उहा तनक़ीद बि कंदी रही मुस्लिम लीग जेका आहे नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पॉलिसियुनि ते, ऐं उनजो इहो चवणो त पार्लियामेंट खे एतमाद में नथो वरितो वञे। पर हाणे असां ॾिठो हिन हुकूमत जा तक़रीबन 2.5 महीना पूरा थियण ते आहिनि, अञा ताईं हिन पॉलिसी जा बुनियादी जेके नुक़्ता आहिनि उहे साम्हूं आया आहिनि। नई का पॉलिसी जुड़ी सघी आहे इन हवाले सां जेतोणीकि महीनो खनि अॻु में हुकूमत हिकिड़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सॾाइण जो बि ऐलान कयो, उनजी हिकिड़ी तारीख़ बि ॾिनी वई, पर पोइ किन अणटर सबबनि जे करे उहा कॉन्फ्रेंस अॼु ताईं नाहे थी सघी। इमरान ख़ान जो हिकिड़ो अलॻि मौक़िफ़ आहे, हुनजो इहो चवणु आहे त हिते एॾो वॾो मजमो लॻाए का अहिड़ी क़ौमी पॉलिसी नथी ठाहे सघिजे। त ओवरऑल मुस्लिम लीग नून जी हीअ हुकूमत मुल्क में दहशतगर्दी उन हवाले सां पॉलिसी उन्हनि सभिनी मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में। ऐं असांखे अॼु हिते जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद जे 2 तमामु सीनियर सहाफ़िन जनाब एजाज़ अहमद साहब ऐं अहमद रज़ा साहब। मैं आप दोनों को वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले एजाज़ साहब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तकरीबन 2 दहाइयाँ हो गई आपको पार्लियामेंट को कवर करते हुए, जिसमें कौमी असम्बली भी है, सेनेट भी है। 9/11 के बाद उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब थे यहाँ पर इक़्तिदार में, फिर एक मुंतखब असम्बली आई और उसमें आपके सामने मीर ज़फ़र जमाली साहब पहले वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उसके बाद कुछ अर्से के लिए चौधरी शुजात रहे, फिर शौकत अज़ीज़ साहब आए, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, उनके भी 2 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के। ओवरऑल 9/11 के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं दहशतगर्दी के हवाले से और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग है, तो हमें नज़र ये आया कि जनरल मुशर्रफ ने जैसे ही ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग शुरू हुई तो उन्होंने बग़ैर किसी शर्त शुरूत के उसकी हिमायत का ऐलान किया, और उसके बाद जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान में, हमारे कबायली इलाका जात में, उसके रद्द अमल में जो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ी, तो वो सब चीज़ें तो आपके इल्म में हैं। मुस्लिम लीग नून वो कहती रही कि ये जो जंग है ये हमारी जंग नहीं है। अभी रिसेंटली चौधरी निसार साहब ने भी इस तरह की बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी जो भी हो, नई हुकूमत आई है, वो अगर पॉलिसी तब्दील भी करना चाहती है तो क्या ये जितने दिन इनकी हुकूमत को हुए हैं ये दिन काफ़ी नहीं थे, और मादी के जो तजुर्बात हैं वो सामने रख के कौन सी दुश्वारियाँ ऐसी दरपेश है कि कोई पॉलिसी लाने में ये हुकूमत अभी तक नाकाम रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो आज से पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये उस वक्त से पाकिस्तान की जंग बन गई है जब हमने अफ़गानिस्तान के मामलात में ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में मुदाखलत शुरू की। उस वक्त हमने अमेरिका को गर्म पानियों पर रूस की आमद और अफ़गानिस्तान पर रूस के कब्ज़े की गलत इतलात भी फराहम की और धमकियां भी दी, और फिर अमेरिकी CIA के साथ मिलकर हमने अफ़गानिस्तान में एक जांच शुरू कराया जो आज हमारे गले पड़ गया है। 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जिस तरह की पाकिस्तान के लिंकेजेस हैं अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान इससे लाताल्लुक़ भी नहीं रह सकता था। इसलिए ये कहना कि ये जंग हमारी नहीं है और हमें इसमें ज़बरदस्ती धकेला गया है, ये खाम ख्याली है। और वज़ीर दाखिला को इस मामले पर क्लियर होना चाहिए। मेरी जो इतलात भी हैं और जो लोगों से बात भी होती है और जो अंडरस्टैंडिंग भी है कि फ़ौजी क़यादत इस बात पर यकसू है कि ये जंग हमारी है और हमें ये लड़नी पड़ेगी। हुकूमत अभी तक यकसू नहीं है। जहाँ तक रही इस बात की कि वक्त नहीं था हुकूमत के पास, या ये 2.5 महीने, चौधरी निसार ये कहते हैं कि जी 2.5 महीने तो कुछ भी नहीं है, हमें तो अभी इक़्तिदार में आए हुए और 2 दहाइयों से पॉलिसी नहीं बनी थी। मुस्लिम लीग नून 2 दफ़ा पहले इक़्तिदार में रही है। मुस्लिम लीग नून वो हुकूमत थी जिसने तालिबान को तस्लीम किया था, उनकी हुकूमत को। मुस्लिम लीग नून ही वो हुकूमत थी जो तालिबान के साथ शुरू में तस्लीम नहीं कर रही थी और उनके साथ कुछ इशूज़ पर जो है मामलात उनके ख़राब भी थे। मुस्लिम लीग नून ही वो हुकूमत थी जो जनरल ज़िया-उल-हक़ की पॉलिसीज़ को टो भी कर रही थी, लेकिन ख़ास तौर पर पिछले 5 साल में पाकिस्तान के 60% पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पंजाब इस जंग से बहुत मुतासिर हुआ था।
फिर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी में जो लचक आई है टुवर्ड्स वॉर ऑन टेरर और तालिबान, वो मेरे ख्याल में जामिया मुफ्ती सरफराज नईमी के कत्ल से आई है, जिसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ को ने ये बयान दिया था कि जी तालिबान का और हमारा एजेंडा एक है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती है, मुस्लिम लीग नून चूँकि इक़्तिदार में थी, ये कहना कोई दुरुस्त बात नहीं है कि नून लीग के पास कोई टाइम नहीं था पॉलिसी बनाने का। नून लीग के पास थिंक टैंक भी मौजूद था, नून लीग के पास अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद थी, नून लीग को हुकूमत का तजुर्बा भी था, और आलमी जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी उनके पास मौजूद थी। तो उनके पास ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए था। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि चूँकि अब पंजाबी तालिबान का सुरसूख बढ़ता जा रहा है तालिबान में भी, और पंजाबी तालिबान जाहिर सी बात है कि पंजाब से हैं, तो पंजाब हुकूमत उससे मुतासिर होती है। इसलिए नून लीग कभी ये नहीं चाहती है कि पंजाब उसके हाथ से निकल जाए। पंजाब में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, नून लीग उसको काउंटर करने के लिए या उसको कैश इन करने के लिए इस पॉलिसी पर अमल पैरा है कि पंजाब उसके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि उसको ये पता है कि पंजाब उसके हाथ से निकला तो फिर मरकज़ उसके हाथ में कभी नहीं आएगा। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से नून लीग मुख्तलिफ बहाने बनाती है, हुकूमत इनकी मुख्तलिफ बहाने बना रही है, वरना टाइम इनके पास बहुत था। 2.5 महीने तो ये है, लेकिन 2.5 महीने से पहले जो 5 साल थे उनमें, और इनको पिछले 2 साल से ये दावा कर रहे थे अपने निजी महफिलों में कि अगली हुकूमत हमारी है। पीपल्स पार्टी के साथ शायद इनकी अंडरस्टैंडिंग भी यही थी कि 5 साल हमें पूरे करने दें, हम अगले 5 साल आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे। तो इनको तो पहले से पता था कि हमने हुकूमत में आना है, तो फिर इन्होंने कोई स्ट्रेटजी पेपर क्यों नहीं बनाया? कोई बुनियादी स्ट्रेटजी पेपर अगर नून लीग के पास मौजूद होता तो उसकी बुनियाद पर फिर स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके उनसे मुशावरत करके पॉलिसी को अपनी शक्ल दी जा सकती थी। नून लीग का मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इनकी नाअहली भी है, और कुछ इनकी सोची समझी स्कीम भी है कि पंजाब में जो इंतहा पसंद या मजहबी माइंड सेट है उसको अपने साथ मिलाकर रखा जाए ताकि पंजाब हाथ से ना निकले, इसलिए वो पॉलिसी फ्रेम नहीं कर रहे। सही। अहमद, ओवरऑल हम देखें मुल्क में दहशतगर्दी तो हमें कम होती नज़र नहीं आ रही। ये 2.5 महीने जो हुकूमत के हैं उसमें भी हम कोयटा को देखें, पेशावर को देखें, कबायली इलाका जात को देखें, कराची को देखें, हर जगह वही दहशतगर्दी की सूरत हाल है जो पिछले 5 साल के दौरान रही। लेकिन ज़ाहिर है अभी पॉलिसी तो नहीं है। किस तरह के इक़दाम होने चाहिए इस हुकूमत के लिए, नई जो हुकूमत आई है, क्या इक़दाम हमें उठाने चाहिए कि दहशतगर्दी की जो लानत है उसमें एक रास्ता मुज़ाकरात का भी बताया जा रहा है, और मुज़ाकरात तो माजी में भी कोशिशें हुई लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। सवाद वाला मामला हमारे सामने है, वहाँ पर हुकूमत ने मुज़ाकरात भी किए और शरई निज़ाम भी लाए उस वक्त की जो सूबाई हुकूमत थी, मरकज़ी हुकूमत थी, लेकिन बिलाखिर हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया और आज आप देख रहे हैं कि पूरा मन सवात है वहाँ का। फिर वहाँ पर फिर पाकिस्तान का एजेंडा हमें जुलता नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मुज़ाकरात क्या इस पूरा जो अमल है दहशतगर्दी के खात्मे वाली जो जंग है उससे भागने का कोई रास्ता है, एक जवाब ढूंढा जा रहा है मुज़ाकरात के नाम पे, या वाकई मुज़ाकरात कोई नतीजा दे सकते हैं हमें? शुक्रिया था। इसमें सबसे अहम बात तो मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो मुस्लिम लीग नून का मसला ही नहीं है। मतलब अगर आपको याद हो तो 90 की दहाई में हमने देखा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। 97 वाले दौर में। जी। तो वो जो मुस्लिम लीग की बुनत में या उसके स्ट्रक्चर में जो एक इस्लाम परस्ती है वो आज भी मौजूद है। और यही वजह है कि आपको याद होगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो जिन 3 लोगों को कहा था कि ये हमारे सालिस बने पाकिस्तानी रियासत से मुज़ाकरात के लिए, उनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी शामिल थे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तानी जो तालिबान है, जिन्हें हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उनको आज भी काबिल कबूल हैं। इसीलिए परसों जो है वो पाकिस्तानी तालिबान के तर्जुमान ने इसी मुंतखब हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत को, जो बाज़ मुबसरीन के मुताबिक ख़ुद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता हुकूमत भी है, तो उसको ये तंबीह भी की कि आप पाकिस्तानी जेलों में जो 450 से ज़्यादा कैदी मौजूद हैं सज़ाए मौत के, उसमें जो शिद्दत पसंदी के मुकदमात के कैदी हैं, मतलब जिन्हें वो अपने साथी मुजाहिद या जो भी कह लें वो कहते हैं, उनको सज़ाए मौत ना दें, अगर देंगे तो उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको समझने के लिए एक चीज़ और ज़हन में रखना होगी कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मसला है, इसको पाकिस्तानी रियासत ने कभी भी मसले के तौर पर तस्लीम नहीं किया। यही वजह है कि ये जो इबहाम है कि ये हमारी जंग है या हमारी जंग नहीं है, ये आज तक कायम है। नहीं रज़ा, मैं बात आपकी काटूंगा। आप जिस वार्निंग की बात कर रहे हैं वो तो हम वार्निंग उन्होंने तभी दी है, हमने पिछले 5 साल देखा सदर जरदारी साहब ने एक आर्डर के ज़रिए ये तमाम जो
फांसी का अमल था उसको रोका हुआ था, उसके खिलाफ स्टे किया हुआ था। तो ये हुकूमत आई है, ये हुकूमत तो खुद उसको ख़त्म करने जा रही है, कह रही है कि जो दहशतगर्द हैं जिनको फांसी की सज़ा मिली हुई है उनको तो फांसी पे लटकाएंगे हम। मेरे ख्याल में इनको ये नहीं पता था कि इसमें शिद्दत पसंदी के मसाइल भी मौजूद हैं, क्योंकि सज़ाए मौत के जितने भी कैदी मौजूद हैं, कॉन्विक्ट्स जो हैं जिनके रेड वारंट जारी हुए हैं, जो फांसी के मुंतज़िर हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में शिद्दत पसंदी के जो मुलजिमान हैं। आप देखिएगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो वार्निंग दी है उस पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल जो है बड़ा ये कह लें कि वैसा ही होगा जैसा कहा गया है। बाय द वे, ये लोग नहीं देंगे फांसियाँ। और इस पूरे मसले की जो जड़ है वो एक गलत फहमी है जो मुस्लिम लीग नून को भी है, तहरीक इंसाफ को भी है, हमारी मुसल्लह अफवाज को भी है और उनके खुफिया प्यारे प्यारे इदारों को भी है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के मसले में हम अपना किरदार अदा करेंगे। हम अपने अफ़गान तालिबान भाइयों को, जिनके बहुत सारे कायदीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनमें से कुछ क़ैद में हैं, कुछ मेहमान हैं पाकिस्तान में, तो उनको इस्तेमाल करेंगे और उनकी दोस्ती के तवस्सुस से हम अफ़गानिस्तान में मुसालिहती अमल जो है, जिसको अब अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है, उसमें हम अपना एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। उससे पाकिस्तान को फिर वो माजी की शान और शौकत मिल जाएगी और पाकिस्तानी तालिबान जब ये देखेंगे तो वो खुद ब खुद वापस फोल्ड में आ जाएंगे, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम फोल्ड में। ये गलत फहमी है मेरे ख्याल में, और ये गलत फहमी अगले 6 माह में, साल भर में, 1.5 साल में जब ज़्यादा शिद्दत से सामने आएगी हकीकत बन के, मतलब पाकिस्तान बम धमाके नहीं रुक रहे। आप देखें ईद के मौके पे भी 14 अगस्त से एक दिन पहले भी, यौम आज़ादी से एक दिन पहले भी मतलब इस्माइलियों पे हमले हुए हैं, DIG लेवल के लोगों को मारा गया है, पुलिस लाइन में घुस के मारा गया है। वो स्ट्राइक एट विल कर रहे हैं, जहां उनका इरादा होगा वहां घुस के मार रहे हैं वो, और पाकिस्तानी रियासत उनके सामने बिल्कुल कमज़ोर है, बेबस है। रियासत ये सोचे बैठे है और हमारी मुंतखब हुकूमत भी इस मामले में उनके साथ है कि ये फेज़ निकलने दे। हम अफ़गानिस्तान के मसले में बड़े भाई बन के या छोटे भाई बन के, अफ़गान क़यादत तो हमारे पास है ना तालिबान की, उनके ज़रिए सुलह सफाई करवाएंगे, अपना एक किरदार जो है वो मनवाएंगे और उस किरदार के ज़रिए हम पाकिस्तानी तालिबान को राज़ी कर लेंगे। सही। और ये गलतफहमी मेरे ख्याल में बहुत संगीन नताइज पाकिस्तान के लिए रखती है। तो एजाज, ये जो APC होने जा रही थी, फिर इमरान खान का एक आपने देखा बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया। अब हुकूमत की तरफ से हालांकि बार बार बात तो की जा रही है, लेकिन कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है कि कोई जल्दी कोई इस तरह की APC होगी? और दहशतगर्दी वाला जो मसला है, जैसे वो अहमद कह रहे कि ये लगता नहीं है कि हुकूमत कोई इनके ख़िलाफ़ कोई मौसर कार्रवाई करने का इरादा रखती है। तहरीक तालिबान की हिमायत याफ्ता हुकूमत है, तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और हुकूमत वाकई कोई APC बुलाएगी, कोई संजीदा इक़दाम करेगी? देखिए, रज़ा की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज कौमी असम्बली को ये बताया गया है कि 1 जून से 12 अगस्त, यानी कि 3-4 दिन पहले तक, 1 जून से 12 अगस्त तक 358 धमाके हुए हैं और उसमें 449 लोग हलाक हुए हैं, 1225 लोग जख्मी हुए हैं। और ये बहुत, सिर्फ ये चंद दिन का फिगर है, ये 1 महीने 12 दिन का फिगर आप इसको कह लें। 1 महीने 12 दिन में 500 लोग, 450 लोग मारे जाते हैं। 1 जून से 2 महीने 12 दिन 450 लोग मारे जाते हैं और हुकूमत के कान पर जूं नहीं निकलती। इसकी मैं समझता हूँ 2-3 वजूहात हैं। एक तो बुनियादी वजह वही है जो एक अंडरस्टैंडिंग आप उसको कह लें, आप उसको गैर रस्मी इत्तेहाद कह लें, या आप उसको कुछ डर खौफ कह लें, वो दोनों तीनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं कि जो जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान का और हमारा एजेंडा एक है, पंजाबी तालिबान, जाहिर सी बात है उनकी फैमिली यहाँ वोट करती हैं। हर फैमिली का अगर आप नंबर ऑफ वोट काउंट करें तो शायद हर घर में 4 से 5 वोट होते हैं। पंजाब में वो वोट कहाँ जाएगा? वो इस्लामिक माइंडसेट वोट है, वो ना पीपल्स पार्टी को जाएगा, ना NP को जाएगा, ना ही किसी और प्रोग्रेसिव कुव्वत को जाएगा। वो वोट तकसीम होगा तहरीक इंसाफ के दरमियान और नून लीग के दरमियान। तो एक तो तहरीक इंसाफ का उनको ख़तरा होता है, दूसरा ख़तरा उनकी जानिब से स्ट्राइक बैक करने का होता है। तो ये चीज़ अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है नून लीग का एक। अच्छा, फिर उनकी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो मियां नवाज शरीफ की उसामा बिन लादेन से मुलाकात से लेकर अब तक रवाबित उनके सऊदी अरब के साथ उनके किस तरह के रवाबित हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें एक फैक्टर और भी है, नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है, फ़ौज चाहती है कि इस जंग को मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, लेकिन ये बात भी रज़ा की दुरुस्त है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इसको एक इशू के तौर पर नहीं लिया, एक इवेंट के तौर पर लिया जिसमें हम अपने लिए कुछ मफादात हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल फ़ौज अगर ये कहती है कि लड़ना है, नून लीग उसको शायद इस वजह से भी डिले कर रही है कि ये फैसला करने में कि हमने लड़ना है या मुज़ाकरात करना है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो इस बात
के कायल हैं, और उन्होंने अपनी 14 अगस्त की तकरीर में भी ये कह दिया कि दहशतगर्दों का आगे झुकना इस मसले का हल नहीं है। तो उनको रिटायर होना है नवंबर में, नए आर्मी चीफ को आना है, और नए आर्मी चीफ के लिए इंटरव्यूज़ जैसा कि हम सब जानते हैं कि जारी भी हैं। तो हुकूमत शायद ये भी चाहती है कि टाइम जितना गेन कर लिया जाए, जितना मामले को लटका लिया जाए, जब नए आर्मी चीफ आएंगे तो फिर उनके साथ अपनी बातचीत के ज़रिए फ़ौज का तासुर बदलने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि नून लीग भी इसमें कामयाब होगी, इसलिए कि ये मसला इतना शदीद है कि जो लोग पिछले 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में तरबियत लेकर जा चुके हैं, वॉर साइकी उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। इसलिए और फिर अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो कितने लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे? जो वज़ारत दाखिला की अपनी रिपोर्ट है वो ये कहते हैं कि 45 तो मेजर ग्रुप्स हैं और कुछ 100 से ज़्यादा छोटे ग्रुप्स हैं। जिस ग्रुप ने अभी हाल ही में उसकी शहबाज तासीर के अगवा की जिम्मेदारी कबूल की है, उस ग्रुप का नाम अब सामने आया है ना, वो भी एक छोटा ग्रुप है। तो आप सूफी मोहम्मद से मुज़ाकरात करेंगे, आप मुल्ला नज़ीर के ग्रुप से करेंगे, आप हकीमुल्लाह के ग्रुप से करेंगे, या आप किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे, ये अभी तय हो ही नहीं सकता है। तो ये टाइम गेन करना चाहते हैं और इस मामले को लटकाए रखना चाहते हैं। जब आप देखें कि मुज़ाकरात की बात आती है तो कुछ ना कोई एक नया इशू खड़ा कर दिया जाता है। अभी भी अब, और जहाँ तक रहा APC का सवाल, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो मौजूदा हुकूमत के लिए पॉसिबल है। इमरान खान इस APC को के ज़रिए ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उन फोर्सेस के जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, इमरान खान ही उनके नुमाइंदे हैं और सबसे बड़े लीडर हैं। वो इससे कम पे अपने आप को सबसे बड़े लीडर से कम सतह पर रखने पर तैयार नहीं है। और वो पीपल्स पार्टी और MKM और ANP और जो इस तरह की दीगर प्रोग्रेसिव क़ुव्वतें हैं, उनको वो माइनस करके खुद आर्मी चीफ के साथ बैठकर मामला तय करना चाहते हैं। तो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, और तहरीक इंसाफ और मौजूदा हालात में, चूँकि जिस सूबे में जंग लड़ी जानी है, मेनली जंग जिस सूबे में लड़ी जानी है, उसकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है, तो इसलिए तहरीक इंसाफ को शामिल किए बगैर तो APC का कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए APC मुमकिन नज़र नहीं आती है। चलिए टाइम है एक ब्रेक का। नाज़रीन असां गॾु रहिजो, अचूं था नंढी साई खां पोइ। नाज़रीन प्रोग्राम में बहर बलिकार अहमद, जैसे अभी एजाज ने भी बात की कि तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर अब देखें ये हुकूमत आई है, हम मरकज़ी हुकूमत को तो मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो तब्दीली का नारा लेकर आई, आपने देखा उसके दौर में DI खान जेल वाला जो इतना बड़ा वाक़या हुआ, अब सूबाई हुकूमत वहाँ पे पूरा जो कंट्रोल है वो तो तहरीक इंसाफ का ही है, उसकी हुकूमत का है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, 2-3 घंटों तक वो ऑपरेशन करते रहे, बसेस में चढ़ के आए और फिर वापस गए वज़ीरिस्तान से DI खान से वज़ीरिस्तान, और बीच में इतनी चौकियां हैं, इतनी ज़ाहिर है वहाँ जंग की सूरत हाल है ना, तो वहाँ पर तो ज़्यादा सख्त चेकिंग होती है हमारी जो आम इलाके उनकी निस्बत। तो हाँ, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? क्या हुकूमत, उसके इदारे, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन थी? और दूसरी बात यह कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की पॉलिसी, जैसे अभी बात की जाती है कि उसमें महवर और मरकज़ तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, तो तहरीक इंसाफ को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। इमरान खान जो इस तरह के शराइत रख रहे हैं, तो उनको तो खुद आगे बढ़ के आके फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने के लिए कोई 2-4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो वो सूबा जहाँ पर उनकी हुकूमत है, वहाँ के लोग ज़्यादा अज़ाब का शिकार हैं। ड्रोन हमले वहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सब तालिबान पनाह लिए हुए हैं वहाँ पर, तो वो उनका किरदार आपको नज़र आता है कहीं? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ एक तो होता है ना कि आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो इलेक्शन में आप फिर इलेक्शन पॉलिटिक्स, या यूँ कह लें कि इंतखाबी और खुशनुमा नारों की बुनियाद पर लोगों से वोट गेन करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, और उनमें से बहुत सारी बातें सबको पता होता है कि रेट्रिक हैं, मतलब नारेबाजी है या जज्बाती बातें हैं। अब तहरीक इंसाफ एक ज़िम्मेदार मुंतखब हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की भी और कबायली इलाके भी उसके एक तरह से पड़ोसी समझ लें, गो कि वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है। लेकिन तहरीक इंसाफ को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं पिछले 2.5 महीनों में। अब वो बहुत सारी वो बातें नहीं बोलती जो इलेक्शन से पहले बोलती थी। मसलन ड्रोन हमलों पे उसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से अब वो इसरार नहीं रहा,
कि ड्रोन हमले फौरी बंद करवाए जाएं। वो ये कहते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए, बैठना चाहिए, बल्कि इमरान खान तो एक उन्होंने दिलचस्प सा मुतालिबा किया है मुंतखब हुकूमत से कि मेरी आप आर्मी चीफ कियानी से मुलाकात करवाएं जिसमें आप भी बैठें और हम तीनों फिर मिलके कुछ चीज़ें जो हैं मुल्क की सलामती से मुतालिक वो सुने, एक दूसरे से बात करें और फिर सोचें कि क्या करना है, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है। और इस पर बड़ी तनकीद भी हुई। पाकिस्तान के जो जितने भी जमहूरी हल्के हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्टेड हाउसेज मौजूद हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, तो यहाँ बैठ के भी बात हो सकती है। आर्मी चीफ को आप जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनमें बुला सकते हैं, मतलब डिफेंस कमेटी भी मौजूद है, तो वहाँ क्यों नहीं बात हो सकती। तो तहरीक इंसाफ के मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि उनके इलेक्शन के फौरी बाद 2 मुंतखब अरकान मारे गए हमलों में, और ये DI खान वाला वाक़या भी हो गया। तो अब आपने ये देखा होगा पिछले 2-2.5 माह से इमरान खान भी और पार्टी के दूसरे रहनुमा भी वो मजम्मत कर रहे हैं दहशत गर्दों की या दहशत गर्दी की। वो अब तक तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये समझ आ रहा है कि मसला कितना पेचीदा है। तो जूँ जूँ मेरे ख्याल में वक्त गुजरेगा, मुस्लिम लीग नून को भी, तहरीक इंसाफ को भी इनको जो एक खाम ख्याली है बास मुबसरीन के मुताबिक कि ये एक छोटा मसला है और ये हमारा मसला नहीं है, ये तो अमेरिका का पैदा करदा है। तो इसके जो लोकल फैक्टर्स हैं जिसने इस पूरी जंग की को बुना है और इसके सारे मैकेनिक्स को तय किया है, बनाया है, इस्टेब्लिश किया है, वो बहुत ही लोकलाइज्ड हैं। मतलब उसमें जितने लोग शामिल हैं वो सारे लोकल हैं, हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं। तो वो इतनी जल्दी मतलब बाहर की इंटरवेंशन अगर ख़त्म भी हो जाए, ड्रोन हमले बंद भी हो जाएं, तो ये सारे जो लोकल फैक्टर्स हैं ये तो ख़त्म ही होंगे ना। तो ये रियलिटीज़ मेरे ख्याल में, ये हकीकतें तहरीक इंसाफ को भी समझ में आने लगेंगी वक्त के साथ साथ, और उसके बाद मेरा ख्याल है उन पर इतना अवामी दबाव होगा कि वो संजीदगी से दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के मसले को लें कि फिर उन्हें शायद अपनी रिवायती सोच से हट के भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी फ़ैसले करना होंगे कि हुकूमत करनी कैसे है। शिद्दत पसंदी अगर रहेगी तो उसकी मौजूदगी में जब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा जानो माल का, तो फिर ज़िंदगी चलेगी कैसे। मतलब मुआशी खुशहाली से लेके, किसी भी कौम की इक़्तिसादी खुशहाली से लेके, तालीम के फ़रोग़ से लेके, मतलब हर शे का ताल्लुक़ अमन व अमान से है। और ये अमन व अमान और बदअमनी ही थी जिस पर पिछली मुंतखब हुकूमत पर सबसे ज़्यादा तनक़ीद हुई। तो ये जो जनवन और जो पेचीदा मकामी मसाइल हैं, जब इनको समझ में आना शुरू होंगे तो मेरे ख्याल में इनको फिर फ़ैसले लेना होंगे, वरना फिर पाकिस्तान में जो जमहूरी सियासत है वो फिर से कमज़ोर होने का डर है। सही। एजाज, हमने देखा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सियासी पार्टी मुतासर हुई डायरेक्टली, वो थी अवामी नेशनल पार्टी, जो गुज़श्ता 5 साल इक़्तिदार में भी रही, गुज़श्ता 5 साल इक़्तिदार में भी रही सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दूसरी जो जमातें हैं। हुकूमत तो चलो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई, 2-2.5 महीना हो गए, लेकिन पार्लियामेंट के जो मुख्तसर से इजलास इस दौरान हुए हैं, हमें अपोजिशन जो है जो डायरेक्टली मुतासर हुई इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, वो भी अब इतनी मुतहरिक नज़र नहीं आती। हुकूमत पर कोई प्रेशर डालना हो या कोई इस तरह का तारुक लेना हो, अपोजिशन कहाँ है? देखिए, इस पर अपोजिशन की नाअहली बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं। आप ये देखिए कि जब हुकूमत बनी है तो बलूचिस्तान में रेजिडेंसी पर हमला हुआ, उसके बाद का तालिबात का कत्ल हुआ, बुलान मेडिकल कॉलेज की तालिबात का कत्ल हुआ, और इससे क्या और बहुत सारे हज़ारा बिरादरी पर हमले हुए। लेकिन बलूचिस्तान के बारे में चौधरी निसार अली खान का के कोई रिमार्क सामने नहीं आए, उनके इक़दामात भी उस तरह के सामने नहीं आए। बस वो 2 दफ़ा गए, ताज़ियत की, कुछ लफाजी की और वापस आ गए। लेकिन कराची में लियारी में वाक़या हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में कोपैमाओं वाला वाक़या हुआ, तो चौधरी निसार अली खान फ़ौरन हरकत में आए और सिंध हुकूमत को उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया और वहाँ से IG और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान दोनों को तब्दील कर दिया। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी पर ये प्रेशर बढ़ाया गया कि वो बैकफुट पर चली जाए। जो दूसरा अलमिया है अपोजिशन का, अपोजिशन में MKM के पास अच्छी खासी नशिस्तें हैं, 22 नशिस्तें हैं शायद इस वक्त उनकी, या 23 हैं। लेकिन MKM अपनी इंटरनल डायनामिक्स की वजह से हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। सदारती इंतखाब से लेकर और उससे पहले भी वो हुकूमत के साथ ही खड़ी नजर आई है। और
ढाई महीने में पिछले दहशतगर्दी के खिलाफ MQM में भी वो दमखम नज़र नहीं आया जो पीपल्स पार्टी के वक्त में हुआ करता था, और हुकूमत पर MQM की जानिब से उस हवाले से कोई दबाव नज़र नहीं आया। तहरीक इंसाफ अगेन वही इनकी वाली बात कि तहरीक इंसाफ तो खड़ी वहाँ है, और तहरीक इंसाफ को मैं नहीं समझता कि कोई बात अभी उस तरह से समझ में आई है। वो शायद नेशनल मीडिया में होने वाली तनकीद की बिना पर इन तमाम मामलों पर चुपे, वरना उनके इक़दामात अगर आप देखें, पारा चनार में इससे पहले वाक़या होता है, उसमें 11 बच्चे भी शहीद होते हैं, लेकिन चूँकि वो शिया कम्युनिटी के थे तो तहरीक इंसाफ उनको कंडेम नहीं करती। पेशावर शहर में भी जितने वाक़यात हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जो भी वाक़यात हुए हैं, जेल ब्रेक से लेकर बाकी, PTI ने किसी भी हवाले से उनकी उस तरह से खुलकर मजम्मत नहीं की और उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं की। हालांकि अब आप हुकूमत हैं, अभी भी वो ये कहते हैं कि जी ड्रोन हमलों के हवाले से दोनों ने अपनी जान छुड़ा ली है। परवेज़ खटक, चूँकि उनको ये समझ में आ गई है कि अमेरिका के बगैर इन दोनों की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, तो अमेरिका को अपील करने के लिए है कि जब उसमें उन्होंने कहा कि जी ड्रोन हमले मरकज़ का मामला है और ख़ुद नेटो सप्लाई नहीं रोक सके। चौधरी निसार अली खान ने आज भी रिपीटेडली ये बात कही है, और जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी के हवाले से परसों ब्रीफिंग दे रहे थे तो उसमें भी उनका ये कहना था कि जी फाटा तो हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि फाटा को गवर्न करता है सदर, और सदर पीपल्स पार्टी का आदमी है, इसलिए फाटा वफाकी हुकूमत का भी मसला नहीं रहा, तो फाटा कहाँ जाएगा। तो ये वो सारी डायनामिक्स है जिसकी वजह से अपोजिशन वैसे तो हमें बज़ाहिर नज़र आती है कि 100-150 लोग अपोजिशन में मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन में एक्चुअली पीपल्स पार्टी की अपनी तादाद 42 है। अब 342 के हाउस में 300 लोग एक तरफ है और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, तो उसकी जो साइज़ है वो भी बहुत छोटा रह जाता है और उसकी आवाज़ भी दब जाती है। फिर उसकी हुकूमत अंडर प्रेशर भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान और फिर कराची, क्वेटा और कराची दो बड़े ऐसे शहर हैं जो जिनके ऊपर तालिबान का फोकस है, जिनके ऊपर तालिबान की तवज्जो है, और वहाँ अब दूसरे डायनामिक्स की वजह से भी दहशतगर्दी ज़्यादा है। नहीं, एजाज ANP को कहाँ रखेंगे आप? चले उनको नुमाइंदगी नहीं मिली इस तरह नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबली में, लेकिन उनके पास एक स्ट्रीट पावर है, उनकी एक तंजीम है, लेकिन वो भी इस तरह में नज़र नहीं आती मुतहरिक जिस तरह, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मुतअस्सिर भी अवामी नेशनल पार्टी हुई है, लेकिन ये इस तरह अब जो वाक़यात हो रहे हैं या मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से ANP आपको नज़र आती है मुतहरिक? देखिए ANP की डायनामिक्स डिफरेंट है, ANP की वजूहात भी ज़रा मुख्तलिफ हैं। ANP प्रोग्रेसिव जमात है, पख्तून नेशनलिज्म की बुनियाद पर सियासत करती है, पाकिस्तान की सियासत करती है, लेकिन उसकी बुनियाद पख्तून नेशनलिज्म है। ANP तालिबान के फिनोमेना को, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और अब ANP में ये डिबेट भी हो रही है कि तालिबान और ANP का झगड़ा पख्तून नेशनलिज्म की बुनियाद पर है। ANP चूँकि हुकूमत में थी और पंजाबी तालिबान का वहाँ गलबा हो रहा था, तो इसलिए ANP उस वक्त बहुत मुतहरिक थी। फिर एक तो पख्तून नेशनलिज्म, पख्तून वोट सारा तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया, तो ANP रीथिंकिंग में लग गई इस बुनियाद पर कि अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करे और अगर उनमें कहीं तब्दीली लाने की ज़रूरत है तो वो करे। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से ये देखा जा रहा है कि ANP भी पूरी कुव्वत से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मसलन गुज़िश्ता रोज़ असफंदार वली ने जलसा भी किया, असफंदार वली ने तालिबान मुखालिफ उसमें तकरीब भी की और अपने कारकुन को पैगाम भी दिया है। आज फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ 14 अगस्त के हवाले से एक उन्होंने तहरीक इल्तवा भी सेनेट में जमा कराई है। तो ANP की जानिब से अब वापस उसने अपने आप को री एमर्ज करना शुरू कर दिया। जिस तरह की डिफ़ीट ANP को हुई थी और जिस तरह के ख़तरात ANP को लाहक है, सिर्फ सवात में आपको याद होगा कि 96 लोगों की लाशें मिली थी जो तमाम के तमाम ANP से वाबस्ता लोग थे, तो उसको सबसे बड़ा खतरा है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके ऊपर प्रोटेक्शन भी कोई नहीं है। ना उनको वफाकी हुकूमत प्रोटेक्शन दे रही है, ना ही ANP को सूबाई हुकूमत प्रोटेक्शन देने पर तैयार है। तो उसको अपने सर्वाइवल का, अपने प्रोटेक्शन का मसला था। तो अब उन्होंने रिविजिट करने के बाद मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिन से ये तय कर लिया है कि उन्होंने अपनी उसी आवाज़ को बरकरार रखना है, उसी पॉलिसी को बरकरार रखना है। अब वो दोबारा सामने आ रही है, और अगर ANP की आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की आवाज़ के साथ मिल जाती है और फिर कुछ और प्रोग्रेसिव कुव्वतें जैसे अफजल खान साहब हैं या और कुछ लोग अगर उनके साथ मिलते हैं, तो फिर एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर प्रेशर बनेगा और वफाकी हुकूमत पर भी प्रेशर बनेगा। अगर ANP री एमर्ज नहीं हो पाती है, रीयूनाइट नहीं हो पाती है, अपने इंटरनल जो इशूज़ हैं उस पर काबू नहीं पा सकती है, तो फिर ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कोई थ्रेट होगी और ना ही वफाकी हुकूमत पर कोई प्रेशर होगा। अहमद, कराची के हवाले से अगर हम देखें, मुख्तसर सा मैं चाहूँगा, हमें ब्रेक पे भी जाना है जी, कि पिछली दफ़ा भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कराची में लियारी का जो इशू है, जहाँ पर जो वहाँ के कदीमी बाशिंदे हैं कच्छी, वो नकल मकानी करके बदीन, ठट्टा और मुख्तलिफ अजला में चले गए हैं। बलोच और कच्छी जो तादाद है वहाँ पर अभी तक हल नहीं हुआ। उसमें हालांकि एफर्ट्स भी कुछ कौम परस्त जमातों ने भी की, MQM भी कहीं
हमें नज़र आ रही थी। फिर सूबाई हुकूमत ने भी कोशिशें की, लेकिन आपने देखा कि ईद भी, हमारे आज़ादी का दिन भी उन्होंने कैंपों में गुजारा है, और किस तरह की कसम परसी की हालत में वो रह रहे हैं उन कैंप्स में, और कोई अभी तक संजीदगी से कोई नोटिस लेता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा उसको। हाँ, मेरे ख्याल में ये सिंध की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनकी एक बड़ी नाकामी है। और मतलब ये तो सिंध की कदीम तरीन आबादियाँ हैं, दोनों कौमें हैं कह लें, या कम्युनिटीज़ हैं जो जिन्होंने कराची को बसाया, बनाया, और कराची के असल मालिक थे कच्छी और लियारी वाले। उसके पीछे भी बेसिक रीज़न तो वही दहशतगर्दी वाला है ना। हाँ, दहशतगर्दी वाला भी, और दूसरा वहाँ जो क्राइम की इंडस्ट्री है ना, भत्ता इंडस्ट्री कह लें या अंडरवर्ल्ड कह लें, कराची अब एक अच्छी खासी कराची का प्रोपोर्शन है पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को मतलब चलाने में। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें मतलब जराइम पेशा लोग भी हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से भी है, उसमें शिद्दत पसंद गिरोह भी हैं, उसमें कौम परस्त एलिमेंट भी है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिनको उस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वहाँ की सियासी क़ुव्वतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि वो इस मसले को हल ना कर सकें। मेरे ख्याल में उन्होंने चाहा ही नहीं है कि इस मसले को हल करें। ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो उस शहर में सबसे ज़्यादा वोट लेती है, और दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ने जो जिसका गढ़ है लियारी, और दूसरा सिंध की हुकूमत दूसरी मरतबा वो हुकूमत कर रही है, तो उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो लियारी के मसले को तो हल करवाए। मतलब पुराना कराची है, और अगर लियारी जलता रहेगा और इतनी सारी कम्युनिटीज़ जो हैं, फैमिलीज़ जो हैं सॉरी, कच्छी कम्युनिटी की, वो बदीन में जाके, लाड़ में जाके वो बेचारे रहने पे मजबूर हैं, तो वो कब तक रहेंगे? मतलब ये तो एक बहुत ही सीरियस ह्यूमन क्राइसिस है, इसको फौरी तौर पे तवज्जो देने की जरूरत है। इसमें एक जुमला मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि उसको लियारी अमन कमेटी को साथ लेकर चलना है, और कच्छी जो पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशनल हिस्सा रहे हैं वो शायद अब चूंकि पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग ना रहे हों, तो मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि कच्छियों का साथ नहीं देना और लियारी अमन कमेटी को ही अपने साथ रखना है, इसीलिए वो अभी तक दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलो नाज़रीन, टाइम तो एक ब्रेक खां वापसि अचूं था, ऐं ॻाल्हाईंदासीं वरी इन इशू ते जेको दहशतगर्दी वारो इशू आहे, पर उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो ॿियो अहम मामलो आहे जेको अॼु नेशनल असेंबली में बि डिस्कस थियो, उहो आहे त हीअ हुकूमत आई आहे, ऐं जीअं ई नेशनल असेंबली ईंदी आहे वजूद में, त उन खां पोइ हुकूमत जो इहो कमु हूंदो आहे त उहो मुख़्तलिफ़ कमेटियूं ठाहे, उन्हनि कमेटियुनि जे क़याम जे हवाले सां हुकूमत अञा ताईं नाकाम असांखे नज़र पई अचे। उन जे पोयां सबब छा आहिनि, ऐं उहे कमेटियूं न ठहण जे करे कहिड़ा मामला आहिनि जेके रुकियल आहिनि, जेके अहम मामला जेके मुख़्तलिफ़ वज़ारतुनि जे हवाले सां आहिनि, मुख़्तलिफ़ इशूज़ जे हवाले सां आहिनि, उन ते ॻाल्हाईंदासीं अचूं था नंढी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज, हमने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, उस के तहत हमने 18वीं तरमीम होते हुए देखी, और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो अपोजिशन लीडर को नॉमिनेट किया गया। चौधरी निसार साहब अपोजिशन लीडर थे, वो काफ़ी अर्सा रहे उस पोस्ट पे, पर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन ज़ाहिर है जो पार्लियामानी प्रोसेस है हमारा, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका बहुत अहम किरदार है। उसके बाद आती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ मुख्तलिफ जो नेशनल असेंबली की होती हैं। मुसलसल अपोजिशन भी कह रही है, मीडिया भी निशानदेही कर रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो अभी तक न वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना सकी है, न स्टैंडिंग कमेटियाँ बन सकी हैं। उसके पीछे अवामिल क्या हैं? क्या हुकूमत बनाना नहीं चाह रही, खुद डिले कर रही है, या कोई इशूज़ हैं, किसी को राज़ी करना है, किसी का कोटा कम है, किसी का कोटा ज़्यादा है? पहले तो एक जुमला ज़रा लियारी के लिए कि लियारी में जो भी अदारे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनको देखना चाहिए कि लश्कर जंगवी की बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है दोनों जानिब, बलोचों की भी जानिब भी और कच्छियों की जानिब भी। तो ये जो हमारी इतलात हैं उसमें इसको इस फैक्टर को ज़रूर देखना चाहिए, मजहबी और ख़ास तौर पर लश्कर जंगवी, क्योंकि उससे वाबस्ता लोगों ने कहा यह जा रहा है कि दिनों में प्लाजे खड़े कर लिए हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, ये दुरुस्त है कि पार्लियामेंट अपनी कमेटियों के ज़रिए चलती है, और पिछले दौर में कमेटियाँ बहुत फंक्शनल रहीं। अब ज़रा डिफरेंट इशूज़ हैं। देखिए, जब ये हुकूमत आई तो बड़े बड़े इशूज़ थे जो हुकूमत ने दावे किए थे। अब 500 अरब में से 421 अरब रुपए तो दे दिए गए IPPs को।
यूनिवर्सल सपोर्ट फंड के 62 अरब रुपए निकाल कर उधर डाले गए और इस तरह बाकी वजारतों के फंड से कट लगाकर उधर डाला गया। और पिछले माली साल का बजट यानी कि 2012 और 2013 का जो माली बजट था जो पिछली हुकूमत ने दिया था, उसमें बजट खसारा 5% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया। वो शो भी हुआ है, वो उस हुकूमत की कारकर्दगी में भी चला जाएगा, लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर ये है। तो इस वजह से ये एक वजह है जो मेरी समझ में आती है, पॉलिटिकली ये समझ में आती है कि एक वजह तो ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि थोड़ा मामला लिंगर ऑन हो जाए और ये एहतसाब इस वक्त शुरू हो सके, क्योंकि अभी ये मामला ताज़ा हैं। अगर कमेटियां बन गई अभी और उन्होंने इजलास शुरू कर दिए तो ये मामला कमेटियों में उठेंगे और फिर हुकूमत के लिए जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरा बड़ा मामला है, उसके लिए वो अपने लोगों को एडजस्ट करना है, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब 12 मुस्लिम लीग नून को एक ज़्यादा बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर गए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो साइज हो सकता है कैबिनेट का वो स्पेशल असिस्टेंट्स विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजर्स विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर मिलाकर 39 ही से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब हुकूमत को और लोगों को कैबिनेट में भी एडजस्ट करना है, हर आदमी काबीना में आने के लिए दबाव डाल रहा है, फिर स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का मसला है, जबकि 18वीं तरमीम की रोशनी में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में एक बड़ा हिस्सा अपोजिशन को भी देना है। तो हुकूमत ही अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है उस हवाले से और अपोजिशन को बाहर रखना चाहती है, इसलिए अपोजिशन ने आज एहतजाज भी किया है। तो ये एक वो फैक्टर है जिसकी वजह से लगता है कि हुकूमत इसको कमेटियों की फॉर्मेशन को डिले कर रही है, ताकि ये इशूज़ जो हैं बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं जिनमें ख़ासतौर पर इस हुकूमत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये कमेटियों में आकर डिस्कस ना हो सके और एहतसाब का मामला थोड़ा पीछे चला जाए। जो भी बिल्स पेश होते हैं पार्लियामेंट में वो सारे स्टैंडिंग कमेटी में जाने होते हैं ना, उसके बाद ही फिर वो हाउस में आएंगे अप्रूवल के लिए। देखिए बिल्स तो हुकूमत इस वक्त कानून साजी नहीं करना चाहती है, क्योंकि कानून साजी में उनको पता है कि मार्च 2015 तक सेनेट में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और उसके इत्तेहादियों की अक्सरियत है, तो वो आसानी से लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले को डिले रखा जाए। बिल्स अभी आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में सिवाय क्रिटिकल कवानीन के जिस पे अपोजिशन भी मुत्तफिक हो, कोई ऐसे कवानीन नहीं आएंगे जिनकी मंजूरी दोनों हाउसेस से लेना ज़रूरी हो। तो उससे ज़्यादा बड़ा इशू अपने लोगों को एडजस्ट करना है, जिनको को मुख्तलिफ जगहों में हिस्सा देना है। वो जो आप शेयर्स की बात कर रहे थे, तो वो शेयर पोलिटिकल शेयर भी तो है ना, लोगों का जो इलेक्शन लड़कर आए और वजीर बनने के दावेदार हैं, वो प्रेशर भी डालते हैं पार्टी के अंदर, नहीं बनेंगे तो ग्रुपिंग होगी पार्टी में। तो वो एक बड़ा इशू है। और दूसरा बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हुकूमत इन इशूज से नजरें हटाना चाहती है। अगर ये कुछ अर्से के बाद आएंगे तो फिर लोगों को उससे नजर नहीं होगा। जो है वो तो बन जानी चाहिए थी ना, उसमें कौन सा इशू है? देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी यही इशू है ना कि बैकलॉग सारा तकरीबन खत्म हो चुका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अब जब इजलास शुरू होगा तो पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल दौर का हिसाब होना है, वो 2 इजलासों में हो जाएगा और उसके बाद फिर मौजूदा हुकूमत पर बात आना शुरू हो जाएगी। तो ये वो इश्यूज हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी अगर फॉर्म हो जाती है और अपोजिशन को उसकी सरबराही चली जाती है, तो फिर वो जवाबदेही कौन करेगा? खास तौर पर इन 421 अरब रुपए की जवाबदेही कौन करेगा? पीआईए को बेचने की बात हो रही है, स्टील मिल्स को बेचने की बात हो रही है और उसके लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो ये मामला फिर कमेटियों में कौन संभालेगा? असल हुकूमत के लिए ये मसला सामने है। अच्छा अहमद, ये हमने इलेक्शन कैंपेन में देखा जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, तकरीरें हो रही थी, दावे हो रहे थे। ये हुकूमत अभी ज़ाहिर है हम कोई हतमी बात तो नहीं कर सकते, 2-2.5 महीने तो ज़ाहिर कोई ज़्यादा अर्सा तो नहीं काउंट होता, लेकिन जिस तरह की उठान है उससे क्या लग रहा है आपको? ये जो वादे इन्होंने कौन से किए हैं वो वादे वाकई ये पूरे करने जाएंगे और ये हुकूमत चलती हुई नज़र आती है आपको? हुकूमत तो चलती हुई नज़र आती है, मतलब एज अ डेमोक्रेट या जमहूरियत पसंद होने के नाते मैं तो ये उम्मीद रखूँगा ये हुकूमत चले। और इसके लिए जो मतलब एक बड़ी अहम बात है इस हुकूमत के लिए, जो पिछली हुकूमत को एडवांटेज नहीं था वो इसके पास है। मतलब पीपल्स पार्टी ने, अवामी नेशनल पार्टी ने, खुद मुस्लिम लीग नून ने, MQM ने, मुस्लिम लीग काफ ने, पाकिस्तान की बहुत सारी जो मुंतखब सियासी क़ुव्वतें थी, उन्होंने मिल के एक लेवल प्ले फील्ड तो बना दी पाकिस्तान की जमहूरी सियासी जमातों के लिए और पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम की जो बहुत सारी कमी थी उसमें या ख़राबियाँ थी जो माजी के डिक्टेटर्स पैदा कर गए थे, उनको दूर किया। उसमें महीनों लगे, बाज़ चीज़ों पे तो सालों लगे। तो जब वो चीज़ें दूर हो गई हैं तो अब तो मतलब ये जो पार्लिमानी कमेटियों का मामला है इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। सही। और इसी तरह जो मतलब पार्लियामेंट के ज़रिए आपको बहुत सारे फैसलों के लिए बैकिंग चाहिए होती है, हिमायत चाहिए होती है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ख़ासतौर पर टेररिज्म का मामला है या
तवानाई के बहरान का मामला है या अब पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने का मामला है, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात का अब तक मामला है। जो चीज़ें नज़र आई हैं, आपको लगता है हुकूमत सही सिमत में जा रही है? मेरे ख्याल में सही समत का तयन अभी इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते ना, 2.5 महीने हुए हैं। जैसी हुकूमत आई थी आपको याद होगा तो 12-12 घंटे की इस्लामाबाद जैसे शहर में भी लोड शेडिंग हो रही थी और दूसरे इलाकों में 20-20, 22-22 घंटों की हो रही थी। तो कुछ मौसम ने करम किया, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आए और उसके नतीजे में हुआ ये कि और कुछ प्रोडक्शन बढ़ी बिजली की कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग कम हुई है। तो अल्लाह करके थोड़ी सी या कुछ अरसे के लिए अगले ये भी एक कमाल है। शेखुपुरा में अभी 15 घंटे लोड शेडिंग है। पिछले साल वो 14 घंटे थी, इन महीनों में आज 15 घंटे है। दूसरा, डायरेक्शन हुकूमत की पहले दिन ही तय हो जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करता है पहले दिन, हल्फ उठाने से पहले, इंतखाब के बाद जब एड्रेस करता है तो डायरेक्शन नजर आती है। ये हुकूमत मेरे ख्याल में डायरेक्शनलेस है और बैल को ये दावत दे रही है कि आकर उसे मारे। बहुत शुक्रिया आप। मैं इसमें एक छोटा सा मतलब एडिशन करूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये जानती है कि उसे हुकूमत कैसे करनी है। वो बड़ी तजर्बेकार सियासी जमात है और उसके साथ सारे तजर्बेकार सियासी जमातें हैं, मतलब पीपल्स पार्टी है अपोजिशन में ही सही लेकिन उसके साथ ज़रूर है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इन सियासी क़ुव्वतों से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अहमद आपका, एजाज़ आपका भी। नाज़रीन, तव्हां असांजे महिमाननि जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं। असां चयो त दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ जेका मौजूदा हुकूमत आहे उन जी पॉलिसियूं कहिड़ियूं हुजणु खपनि ऐं असांजी हुकूमत छा कयो आहे ऐं ओवरऑल हिन जा दहशतगर्दी जा मुल्क ते कहिड़ा असर पइजी रहिया आहिनि उन ते असां कुझु रोशनी विझूं। उन में ख़बर आहे केतिरो कामयाबु थियासीं। असांजे नाज़रीन हुन जो फ़ैसिलो कंदा। सुभाणे ताईं इजाज़त। अल्लाह वाहिद।